हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टूडेंट टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्लास 10th के हम चैप्टर नंबर 2 को देख रहे हैं और लगातार हम सारी वीडियोस को देखते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। इसके पहले हम लगभग 5 वीडियोस में हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को एकदम अच्छे से में देख लिया है, समझ लिया है और ये इसकी 6वीं वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रीन बोर्ड पर देखा था। कुछ टेक्निकल इशूज़ के कारण हम ग्रीन बोर्ड पर नहीं आ पाए, आगे आएंगे फिर से हम इसी पे देख लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने ग्रीन बोर्ड पे। आज हमको देखना है क्या, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र और त्रिज्या की फोकस दूरी में संबंध। अर्थात हमें क्या देखना है, आर और एफ के बीच संबंध, इसको देखना है, समझना है। तो आखिर क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसके बाद इसके हम अवतल और उत्तल, ये दोनों के लिए भी इसको हम देख लेंगे। तो जल्दी से आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोग सपोर्ट में जरूर कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। कैसा होता है, जब दर्पण का जो द्वारक होता है, आपका जो दर्पण होता है उसको तो आपने एक बार देख लिया होगा। तो उसका जो द्वारक होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी आर जो होता है, वक्रता त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। इसको हमने बहुत पहले बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, वो सारे इसके बेसिक्स हैं। और असली कहानी तो अब शुरू हो रही है धीरे धीरे। अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी स्मॉल एफ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसकी ये किसकी आधी होती है, देखिए जो स्मॉल एफ होता है, आपकी जो त्रिज्या है ये इसकी आधी होती है। और कुछ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका एक फार्मूला भी तैयार हो जाता है स्टूडेंट, जिसको आप अच्छे से याद रखिएगा। F = 1/2R, इसको आप अच्छे से एक बार याद रखिएगा। ये जो फार्मूला है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं यहीं से आपको सारी चीज़ें बताते चलता हूँ, जिससे आपकी जो तैयारी है अगर अभी से बेटर रहेगी तो आप आगे चल के बहुत ही अच्छा करने वाले हैं परफॉर्म। तो अब इसको हम अवतल के लिए इसको दोनों को देखने वाले हैं। तो आखिर पहले इसको अवतल के लिए देख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अवतल का फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मान लेते हैं यह हमारा कोई दर्पण है M1 M2, ठीक है। इसका जो ये द्वारक है यही इसका द्वारक होता है ना, तो इसके द्वारक का नाम M1 M2 रख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यह आपका केंद्र हो जाता है, यहाँ पर फोकस है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक प्रकाश किरण AB आती है। यह आती है, यहाँ टकराने के बाद इसका परावर्तन हो जाता है, जैसा कि हमेशा होता है, क्योंकि इसके पीछे कलई किया हुआ है लेड ऑक्साइड का। और जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाती है, ऐसा हमने नियम में पढ़ा हुआ था इसकी पिछली वीडियोज में। तो कुछ इस प्रकार से जाएगी। तो आखिर यह इसका संबंध F और R में कैसा बन रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, उसको हम पहले यहाँ पर डिफाइन एक बार कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम पहले क्या लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। आप पहले यहाँ फिगर में देखिए, हमने क्या माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ये इसका ध्रुव P है, फोकस दूरी F है, यह कैपिटल में होगा, माफ कीजिएगा, तथा ये इसका केंद्र C हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए जैसे जैसे आपने फिगर बनाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आप इन चीज़ों को लिखना भी है, वैसे जैसे कि एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आई,
ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है जो परावर्तित होकर एफ से होकर जाती है। कुछ इस प्रकार से यह एफ से होकर के जाती है। और जब एफ से होकर के जाती है, आपने क्या पढ़ा था इसके पीछे, जब कोई प्रकाश किरण आती है और वह टकराती है और टकराने के पश्चात वह अगर उसी माध्यम में वह वापस हो जाती है तो उसके बीच एक प्रकार का अभिलंब होता है। तो देखिए यहाँ पर सी बी जो है यह आपका एक यह अभिलंब हो जाता है। यह आपका अभिलंब का कार्य यहाँ पर करने वाला है। तो आप इस फिगर को एक बार ध्यान में बनाए रखिए। हम इसको आगे हम डिफाइन करते हैं कि आखिर इसका संबंध कैसे बन रहा है। स्टूडेंट्स देखिए ये फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसको हम डिफाइन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसको त्रिभुज में देखेंगे। कौन से वाले त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देखते हैं कि ये जो आपका त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज जो सी बी और यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं एफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम त्रिभुज में देखने वाले हैं। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में इस वाले त्रिभुज में। अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी कि इस त्रिभुज में देखेंगे। उसके बाद इसके दूसरे त्रिभुज कौन से? त्रिभुज नंबर सी बी और एफ में, इसमें वाले में। ठीक है, इसमें वाले में मैं आपको एक बार ऐसे दिखा दे रहा हूँ। हम एक बार इसमें देखने वाले हैं और अगर इसके हम दूसरे त्रिभुज की बात करें तो हम इसमें देखने वाले हैं। मैं एक बार दोनों को यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये देखिए ये आपस में बराबर होने वाले हैं सी बी एफ। कैसे? परावर्तन के नियम से। आपने पढ़ा होगा कि जो आई होता है वो आर के बराबर होता है। कि परावर्तन के नियम में हमने इसको पढ़ लिया है पहले से। तो यह एक दूसरे के बराबर हुआ। तो अब हम दोबारा देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में और उसके बाद त्रिभुज बी सी और एफ में। इस प्रकार से अब हम इधर वाले पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे ये वाला कोण देखिए ऐसे वाले में। तो आपका इसमें क्या मिलता है? जो आपका ये वाला जो होता है ये वाला ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगर ये वाला इसके बराबर है तो इसके भी तो बराबर होगा ना स्टूडेंट्स। ऐसा आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आ जाता है बी सी एफ कोण। ए बी सी में उसके बाद बी सी एफ, क्योंकि हम इसमें देख रहे थे ना। तो यह क्या है? एकांतर कोण से है। यह एकांतर कोण से हो जाता है यह आपका बराबर। और यह आपका हुआ था परावर्तन कोण से। परावर्तन कोण से यह बराबर हो गया था इसके। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यह दोनों तो एक ही है। अगर यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो यह भी एक दोनों के यह इसके बराबर होगा। तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। त्रिभुज बी सी एफ इक्वल टू त्रिभुज सी बी एफ, कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट्स। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं? त्रिभुज बी सी एफ। त्रिभुज बी सी एफ में हमको क्या दिखाई देता है? एफ सी, ये वाला आपका, ये वाला। और इसके बाद इसके सामने ये आपका एफ बी, ये वाला। ठीक है, जो आपका ये वाला है ये इसके बराबर होगा, इसके ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये कुछ इस प्रकार सा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं? इसको हम समीकरण बना लेते हैं। ये आपका पहला था समीकरण ये वाला और ये आपका दूसरा समीकरण था। तो जब ये एक दूसरे के बराबर हैं तो अब हम पीसी में देखने वाले हैं। कैसे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है कि बी एफ इक्वल टू एफ सी। ठीक है, उसके बाद जो पी सी है, पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी, यह हो जाएगा। आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से हो रहा है सारी चीज़ें। और इसके बाद ये है देखिए जो एफ सी है यह पी एफ की ये बराबर ही होगा। ये एफ बराबर एफ सी यह बराबर होगा। तो हमें पी सी बराबर क्या मिलता है? हमें पी सी बराबर मिल जाता है 2pf। यह वाला इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 2pf हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आप pf लिख सकते हैं। तो यह 2pf हो गया। तो आपको क्या मिला? pf इज इक्वल टू 1/2pc, यह आपको मिल जाता है। हमने इस 2 को यहाँ पर कर दिया तो यह इसके अपान में आ जाएगा, यह इसके अपान में आ जाने वाला। स्टूडेंट्स यह आपका जो pf है, अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो यह जो आपका पी एफ है यह तो आपका फोकस था,
आप एक बार देखिए, ये जो आपका ये पी एफ था, यह तो आपका फोकस ही था, यहाँ पर में लिखा हुआ था। तो पी एफ को हम लिखते हैं यह आपका एफ, यानी ये आपका फोकस हो जाता है। 1/2 ऐसे रहेगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, पी और सी। पी और सी यह क्या है, यह पी और सी क्या हो जाता है, यह आपका हो जाता है आर, यह आपकी त्रिज्या हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये फार्मूला निकल के आ जाता है अवतल के लिए। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से था सारी चीज़ें। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो इस बारे में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपको नहीं आए तो मैं आपको चीज़ों को मैं आपको दोबारा बताने की भी कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे आपको हम फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।